फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने अपने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो यहाँ पर हर एक सेट में मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड PYQ फ्रॉम सीटेट एग्ज़ाम। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 10 और क्वेश्चन नंबर 181 से 200 तक के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जाकर देखिए। और आज हम यहाँ पर 200 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लेंगे सीडीपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 181 है यहाँ पर, विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जब बच्चा एंटर करता है तो यहाँ पर कौन सी पीरियड है जिस पीरियड के अंदर ये बात कही जाती है कि बच्चे के अंदर चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं उस पीरियड को। ओके, सो एडोलसेंस पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now come to question number 182. Which of the following would require use of gross motor skill? Gross motor skill के लिए यहाँ पर कौन सी चीज रिक्वायर होगी? Which of the following would require use of gross motor skill? Okay. तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? दे यूज अ लार्ज मसल्स इन द बॉडी, यानी कि हम अपनी बॉडी के लार्ज मसल्स का यूज़ करके जो हम एक्टिविटी करते हैं उनको ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। जैसे कि आपका वॉक हो गया, है ना, वॉक हो गया यहाँ पर, और क्या हो गया, आपकी रनिंग हो गई यहाँ पर, और क्या हो गया, साइकिलिंग हो गई, साइकिलिंग होता है, और क्या हो गया यहाँ पर, जंपिंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रॉस मोटर स्किल। और एक चीज़ यहाँ पर होती है फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पर थोड़ा इसको क्लीन कर देती हूँ। दो चीज़ यहाँ पर होती है, एक है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या आता है? दे यूज द स्मॉल मसल्स इन द बॉडी लाइक राइटिंग, पेंटिंग एटसेट्रा। ओके, तो राइटिंग, पेंटिंग, हम जिसमें हमारी स्मॉल मसल का यूज होता है उनको हम बोलते हैं पेंटिंग, उनको हम बोलते हैं क्या? फाइन मोटर स्किल। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर रिक्वायर होगी? तो ऑप्शन नंबर डी है वॉकिंग एंड रनिंग। ये जो है ये यूज़ होगा किसके लिए? ग्रॉस मोटर स्किल के लिए। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस की जगह फाइन अगर दिया रहता तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी यहाँ पर तीनों करेक्ट हो जाते। पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश, कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर एंड थ्रेडिंग द नीडल, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता। Now come to our next question, question number 183. The first primary agent of socialization is, बहुत ही easy question की कैटेगरी में आता है, family. First primary agent हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? family. Question number 184. The belief that physical objects such as dolls, cars, etc. have life-like qualities is called, उसको क्या कहा जाएगा? उसको यहाँ पर कहा जाएगा एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, ऐसा मानना कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि डॉल हो गई, कार हो गए, इन सब चीज़ों में अगर लाइफ क्वालिटीज़ होती तो उनको हम क्या बोलते हैं? तब उनको क्या बोल सकते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हैं ना। एनिमीज देखे होंगे आपने, एनिमी शोज भी देखे होंगे आपने कई। तो यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट्स रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 185 है यहाँ पर, असर्सन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्सन है यहाँ पर 4 year old रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द 2 beakers एट द सेम टाइम while pouring the same amount of water into tall and wide beakers. ओके, रीजन यहाँ पर बोल रहा है कि रिया इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पियाजेट। तो यहाँ पर ये कंडीशन बताई जा रही है कि भाई रिया जो है ऐसा ऐसा कर रही है, और रीज़न इसका बता रहे हैं क्योंकि रिया जो है वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है यहाँ पर।
तो दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हो जाती हैं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसा कि आपको पता होगा कि जीन पियाजेट ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी है उसके 4 स्टेजेस हैं। ओके, 4 स्टेजेस हैं उनकी थ्योरी के। और पहला स्टेज होता है आपका सेंसरी मोटर, दूसरा स्टेज आपका होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा स्टेज यहाँ पर होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा जो है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कंसीडर किया जा रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं उसमें कौन से एज ग्रुप के बच्चे इस स्टेज में आते हैं? 2 to 7 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंसीडर किए जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग support to children as and when required is an example of। यहाँ पर cues का मतलब होता है एक तरह से hint। ओके, cues means hint। so giving cues and offering support to children as and when required is the example of, this is the example of scaffolding। scaffolding means होता है एक तरह से instruction देना। स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना, टू गिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि अगर हम बच्चे को किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या देंगे, उसको सपोर्ट देंगे, अगर उसको हिंट देंगे तो उसको यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 187। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉट्स्कीज थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशनल प्रपोजेस। वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की एजुकेशन के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रोट लर्निंग या फिर पैसिव लर्निंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेव वाइगॉट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगॉट्स्की गिवन अ थ्योरी नेम्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होगी उसको यहाँ पर हम एडवाइस करेंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए। ओके, ऑपरेंट लर्निंग होगा नहीं, रोट लर्निंग होगा नहीं, इसका मतलब होता है रट्टा मारना। पैसिव एक तरह से इसका मतलब होता है निष्क्रिय या बेकार, तो पैसिव लर्निंग तो होगी नहीं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 188। इन कोलबर्ग्स डैश आई मीन विच लेवल ऑफ, इन कोलबर्ग्स which level of moral development the individual strives to maintain the expectation of others rather than focus on the consequences of one's action। यहाँ पर 4 लेवल्स के नाम दिए हैं, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है कोलबर्ग्स की थ्योरी में। कोलबर्ग्स ने कौन सी थ्योरी दी है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, तो उसके अंदर ये वाली स्टेज नहीं होती है। इनकी थ्योरी के ये 3 लेवल होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो यहीं से हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इसमें से प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, कन्वेंशनल लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 3 लेवल हैं इनकी थ्योरी के। तो उसके हिसाब से द इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स rather than focus on the consequences of one's action। तो ये कौन सी स्टेज में होगा, कौन से लेवल में? कॉन्वेंशनल लेवल में ये बात कही जाएगी। और ये जो लेवल हैं ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में डिवाइडेड हैं ये तीनों। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में 3 से 7 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। कन्वेंशनल लेवल में 8 to 13 ईयर्स तक के बच्चे यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में एडल्टहुड यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा कन्वेंशनल लेवल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 189। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होता है? एग्जाम सेंट्रिक होता है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होता है, टीचर सेंट्रिक होता है या फिर लर्नर सेंट्रिक होता है? तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो लर्नर सेंट्रिक होता है। ओके, डी नंबर इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190। रेनू इज अ काउंसलर एट अ स्कूल। रेनू क्या है? एक स्कूल में काउंसलर है। विच इंटेलिजेंस should she have to be an effective counselor as per हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी? हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी के हिसाब से विच इंटेलिजेंस शुड सी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर। ठीक है, उसको ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए जिससे वो एक इफेक्टिव काउंसलर बन पाएगी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी? तो ऑप्शन नंबर
सी जो है इंटरपर्सनल। ओके तो उसके अंदर कैसी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है लैंग्वेज से रिलेटेड होगा नहीं, स्पैटियल होगा नहीं। इंटरपर्सनल मीन्स होता है बिटवीन पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन और आइडियाज शेयर किए जाते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल मतलब होता है विद इन अ सेल्फ, विद इन अपने मन के अंदर कोई बात सोची जाती है, कंसीडर की जाती है, उसको माना जाता है, किसी और से कुछ डिस्कशन यहाँ पर नहीं होता है। तो इंटरपर्सनल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 191। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग which language should a teacher use for interacting with primary school children during the teaching learning process? NEP 2020 के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर को प्राइमरी स्कूल में किस तरह की लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ओके विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज फॉर इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के लिए टीचर को कौन सी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बीच में। ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में क्या होते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए मदर टंग में ही उनके साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरह से लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ के बच्चों के साथ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 192। 5-year-old वैशाली टोल्ड हर मदर, 5 साल की वैशाली है 5 years की, और वो अपनी मदर से क्या बोल रही है, मदर आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित, मुझे अमित के ही जैसे फुटबॉल चाहिए। उसकी मदर जो है वैष्णवी को क्या रिप्लाई कर रही हैं, ओनली बॉयज़ प्ले विद फुटबॉल, केवल बॉयज़ खेलते हैं फुटबॉल के साथ, एंड आई विल ब्रिंग अ स्मॉल क्यूट डॉल फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए एक स्मॉल क्यूट डॉल लेके आऊँगी। द मदर रेस्पॉन्स इलस्ट्रेट। अच्छा यहाँ पर मदर का ये जो स्टेटमेंट है वो, उनका ये जो रिस्पॉन्स है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर जेंडर रिलेवेंस। तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज, ठीक है। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की लेबलिंग कर देना और उनको एक एक कैटेगरी में डिवाइड कर देना। सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, यू एज अ टीचर, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपने 10-10 बच्चों की ग्रुपिंग कर दी है, अलग अलग कैटेगरी में उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस या हैबिट, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, अगर टीचर ये चीज़ कर रहा है तो उस हिसाब से इन्हेंसेस एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, क्या वो एक मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फीरियोरिटी अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर टीचर अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, creates a sense of helplessness and inferiority amongst a group of children. Option number B is the correct answer. Now come to question number 194. Continuous and comprehensive evaluation means, continuous and comprehensive evaluation का क्या मतलब होता है। यहाँ पर 4 statements are given, ये चारों को देख के आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है continuous and comprehensive evaluation का। कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद ईच अदर, क्या इसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, नहीं। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। इसमें क्या किया जाता है, असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ एंड हर चीज़ के हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation. So option number B is the correct answer. अदर ऑप्शंस में हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 195. Effective teachers often use probing questions during the course of teaching learning processes in the classroom. This would enable the teacher to undertake summative assessment, formative assessment, standardized assessment या फिर
नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द राइट आंसर। ओके, इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। दिस वुड इनेबल टू टीचर टू अंडरटेक फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं जहाँ पर हम क्वेश्चंस के साथ उनके ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कोई बुक परचेज नहीं की है, या अगर आप कहीं बुक से या किसी वेबसाइट से नहीं पढ़ते हैं, तो इस सीरीज़ से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट ये सीरीज़ जो है उसको क्लियर कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो लगातार आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू। इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर का रोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है? एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स फॉर ऑल चिल्ड्रन। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट्स ओनली। क्या कुछ बच्चों को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए? नहीं, गलत बात है। आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटी। बच्चों की एकेडमिक एबिलिटी के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? सेग्रीगेट कर देना चाहिए, गलत बात है। नेक्स्ट है, रेफर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन टू अ स्पेशलिस्ट एंड इंश्योर दैट दे आर टॉट इन अ सेपरेट सेक्शन। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और उनको क्या कर देना चाहिए? सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 197। व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड वाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर। जब टीचर अपने क्लास में एक पूरे डाइवर्स ग्रुप को एक साथ पढ़ा रहा है, डाइवर्स ग्रुप मतलब क्या होता है? सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो हर एक बच्चा जो है अलग रीजन से बिलोंग करता होगा, अलग अलग एरिया से बिलोंग करता होगा, अलग रिलीजन से बिलोंग करता होगा एंड अदर कास्ट एंड कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, जिसकी अलग लैंग्वेज भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स का यही मतलब होता है कि क्लास में डाइवर्सिटी है बच्चों के अंदर। ठीक है, लर्नर्स के अंदर क्या है? यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से एक टीचर को क्या करना चाहिए, या फिर एक टीचर के माइंड में क्या होना चाहिए? एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट। हर एक बच्चे की क्या करनी चाहिए? हर एक बच्चे को समझना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा? इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस। बच्चों के कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर सी नंबर है, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। बच्चों को इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। गिव स्टूडेंट्स एटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ए, सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर गिवन है ए, सी एंड ई। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। To cater to the specific needs of child with visual disability, the teacher should। क्लासरूम में एक बच्चा है जो कि विजुअली डिसेबल है, तो वहाँ पर एक टीचर को क्या करना चाहिए? फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। बोल रहा है कि विजुअल प्रेजेंटेशन की वैरायटी पे फोकस करना चाहिए। सेकंड बोल रहा है कि यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैनिपुलेटिव एंड मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेक्टाइल मीन्स होता है यहाँ पर एक तरह का लेआउट मटेरियल। टेक्टाइल मटेरियल मतलब यहाँ पर एक लेआउट मटेरियल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें शेप्स एंड फिगर्स जो यहाँ पर ड्रॉ होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, जहाँ पर एक ब्लाइंड बच्चा, एक विजुअली डिसेबल बच्चा यहाँ पर क्या कर पाएगा? उनको छू के पता कर पाएगा कि ये क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं या क्या चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और भी देख लेते हैं। सी में लिखा है सो अ लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को क्या करना चाहिए? साइलेंट फिल्म्स दिखानी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ ऑप्शन है गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट विथ पिक्चर्स। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है
वो यहाँ पर कोई पिक्चर्स तो देख नहीं पाएगा, या फिर वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन या जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई है वो भी तो वो ठीक से देख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरैक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, सोशल इंटरैक्शन में और वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पर बोल के बातचीत की जाती है लर्नर्स के अंदर, वहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। ठीक है, सोशल इंटरैक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी डिफ़िकल्टी होती हैं, ये चारों में से उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑटिज़म। ऑटिज़म का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD भी बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अगर आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं तो इसको साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। एंड अवर करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ऑटिज़म। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर एक तरह से इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी का सेंस बन रहा है। डिसलेक्सिया मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्टी विद रीडिंग एंड स्पेलिंग में, स्पेलिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया का यहाँ पर मतलब क्या होता है, बच्चों के अंदर मैथ्स को लेके एक एंजाइटी रहती है, नंबर्स के कैलकुलेशन वो नहीं कर पाते हैं और फैक्ट उनको लर्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है और नंबर सेंस में बच्चों को इशू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटिज्म इज अवर करेक्ट आंसर। Now come to question number 200, the last question of this video. The teacher gives clays of different colors to the children and asks them to make whatever comes to their mind for that clay. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टीचर बच्चों को कुछ क्ले दे रहा है, डिफरेंट कलर्स में क्ले दे रहा है, और वो बच्चों को बोल रहा है कि आपको इससे जो भी बनाने का मन कर रहा है आप उसको बना सकते हो। ओके, तो थ्रू दिस शी वॉन्ट्स टू प्रमोट डैश इन चिल्ड्रन। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो एक टीचर है वो बच्चों में किस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है, क्रिएटिविटी को, रोट मेमोराइजेशन को, नॉन कोऑपरेशन को, या फिर इनडिसिप्लिन को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे टीचर क्या करना चाहता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग लाना चाहता है और वो यहाँ पर क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है रट्टा मारना, नॉन कोऑपरेशन यहाँ पर होगा नहीं, इनडिसिप्लिन भी यहाँ पर होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ वी हैव completed 200 क्वेश्चन इन दिस सीरीज। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।